बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के अंदर कागज़ात नामज़दगी की स्क्रूटनी का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया गया है। और अगर आज मंजूर होने वाले कायदीन की बात करें तो PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काफ़ी ऐसे रहनुमा हैं, और ख़ास तौर पर जो नुमाया रहनुमा हैं, उन तमाम लोगों के कागजात मंजूर हो गए हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करें कि कितने लोगों के मंजूर और मुस्तरद हुए हैं, तो मुस्तरद होने पर बात करेंगे तो शायद आज प्रोग्राम का वक्त कम पड़ जाएगा। एक लंबी फहरिस्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। कल से अपील का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इन तमाम अफराद के पास ये हक हासिल है कि जो भी एतराज़ात उन पर लगाए गए हैं उस पर वो अपील दायर कर सकते हैं। लेकिन एक अहम शख्सियत जो कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब के अंदर बनी तो फिर वो उभर कर सामने आए, आज़ाद हैसियत में उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। वो हैं साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, और वो बानी PTI के वसीम अकरम प्लस भी थे। अब मौजूदा सूरत हाल के ऊपर काफ़ी तनकीद भी की जा रही है, बहुत से सवालात भी उठ रहे हैं कि आने वाला सियासी मंजरनामा क्या होगा। क्या सिर्फ दो जमातें हमें एक बार फिर से नज़र आएंगी वफाक के लिए कंटेस्ट करती हुई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें बिल्कुल नज़र नहीं आएगी, क्योंकि जो सूरत हाल आज नज़र आई उससे ऐसा लगता है कि ये मुकाबला सिर्फ दो जमातों के दरमियान ही रह गया है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सदीकुल फारूक साहब, PMLN से मौजूद हैं, सेनेटर गयान चंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं, जबकि आसमा वदूद साहिबा सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सदीकुल फारूक साहब, ये क्या हो रहा है, किस किस्म के मामला चल रहे हैं? आपको लगता है कि आपका और पीपल्स पार्टी का ही मुकाबला होगा, और PTI तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इंतखाबात में है ही नहीं अब आने वाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। मैं तो समझता हूँ कि जो PTI के दोस्त कंटेस्ट करने की पोजीशन में हैं वो ज़रूर कंटेस्ट करेंगे जनाब। और कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट जो भी है, PTI को तो अदालतों से भी रिलीफ मिल रहा है, और लेटेस्ट को डेवलपमेंट है तो सच्ची बात है। मैं ज़रा, मेरे अजीज़ फौत हो गए थे, मैं वहाँ से आ रहा हूँ, तो मुझे ज़रा एक बता दीजिए बात, ताकि मैं उस पर बात। सदीकुल फारूक साहब, आज कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का पहला मरहला हुआ। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन तमाम वो रहनुमा जो कि मरकज़ी कायदीन समझे जाते थे, उन तमाम लोगों के कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। उसमें बानी PTI भी हैं, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं, उसमें दीगर तमाम रहनुमा भी हैं जो भी उनकी लॉट थी या जो भी उनके मेन कायदीन थे। सिर्फ आज़ाद हैसियत में उस्मान बुज़दार साहब का ही ऐसा लग रहा है कि कागजात जो है वो मंजूर हुए हैं, जिनका ताल्लुक पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रहा है। जी, मैं ये समझता हूँ कि अभी तो उनके पास यानी मौजूद है फोरम जिस पे वो अपने इस इस्तरदाद, ये जो मुस्तरद हुआ है, इसके ख़िलाफ़ वो जा सकते हैं। और अगर उनका दावा दुरुस्त हुआ, अगर जिस बुनियाद पर उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं वो बुनियाद गलत है, वो दलाइल, वो सबूत गलत हैं, तो फिर उन्हें रिलीफ मिल सकता है। तो वो जिद्दोजहद करेंगे हतमी, यानी कागजात नामजदगी फ़ाइनल होने तक तो उनके पास ही चांस है। मेरा ख्याल है अभी हम ये नहीं कह सकते। जो मुतासरा फरीक होता है सदीकुल फारूक साहब, वो हमेशा ये कहता है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, हमें इंतखाबात से दूर रखा जा रहा है। और ख़ास तौर पर अगर PTI मुतासरा है तो वो आपकी पार्टी पर इल्ज़ाम लगाती है कि आप लोग उनको इंतखाबात में इसलिए नहीं आने देते कि आप लोगों को पता है कि अगर वो इंतखाबात में आए तो वो जीत जाएंगे। पहली बात तो ये है जी कि हुकूमत हमारी है नहीं, DC और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोई हमारी लगाई हुई नहीं है, ना हमारे अपने अजीज़ रिश्तेदार हैं। ये अदलिया ने तो जब 2018 के इलेक्शन हुए और उन पर इल्ज़ाम लगा तो उन्होंने तो उस वक्त ही माजरत कर ली थी। फिर चारों चीफ जस्टिस साहिबान ने, हाई कोर्ट्स के जस्टिस साहिबान ने मना कर दिया कि हम अदलिया नहीं देते। तो अब ये एडमिनिस्ट्रेशन है, ये किसी की नहीं है। ये एक मर्रे से गुज़र के ग्रेड 17 के अफसर बनते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर आते हैं।
तो ये तो किसी के भी नहीं होते जी। यानी ये आपको लगता है कि पीटीआई के पास अभी मशीनरी है मौका है और यकीनी तौर पर वो अपील दायर कर सकते हैं, जो भी लोग जिस भी जमात से हैं, कि अगर ये उनके कागजात दलाइल नामजदगी तो ये मैं मुस्तरद हों। दलील दे सकता हूँ, सेनेटर गयान चंद मैंने साहब मौजूद दलील है, यही पाकिस्तान देनी है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी शामिल कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं इस पर। गयान चंद साहब, आप फरमाइएगा, मुकाबला किसके बीच है फिर? अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं होती तो आपको क्या लगता है सिर्फ दो ही जमातें आपकी और पीएमएलएन ही होगी फिर? नहीं, अगर पीटीआई नहीं होगी ये तो नहीं है, पीटीआई भी मौजूद है और मेरा ख्याल है कि इलेक्शन तक ये रहेंगे, कोई बाइकआउट शाइकआउट नहीं करेंगे जैसे पहले एक दफा भाग गए थे। तो जो स्क्रूटनी का प्रोसेस है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। स्क्रूटनी के प्रोसेस से मेरा ख्याल है वो ट्रांसपेरेंट है। उसमें अगर किसी के फॉर्म में कोई गुंजाइश मौजूद है, जब भी वो फॉर्म रद्द हुए होंगे। मैंने अपना भी फॉर्म जमा कराया हुआ है, तो मुझे स्क्रूटनी के दौरान बताया गया कि आपकी तरफ कोई टेलीफोन का पुराना बिल रहता है, तो या तो पे करें या तो आपका फॉर्म भी रद्द हो जाएगा। मैंने पे करके उनको रिसिप्ट दे दी, मेरा फॉर्म बहाल हो गया। तो इस किस्म के छोटे छोटे इश्यूज होंगे या बड़े इश्यूज होंगे। किसी के पास लोन है, लोन कोई डिफॉल्ट का सबब नहीं है, लेकिन अब जब लोन आप रीपे नहीं कर रहे हैं, डिफॉल्टर हैं, फिर तो आपका फॉर्म बहाल नहीं हो सकता ना। ये एक तयशुदा उसूल है जो न सिर्फ पीटीआई के लिए है, ना बाकी सब पार्टीज के लिए भी यही है। तो उस प्रोसेस से गुजरेंगे। अगर कोई वैलिड रीजन नहीं होगा तो फॉर्म किसी का रद्द हुआ है तो भी बहाल होगा। और यानी इलेक्शन प्रोसेस गयान चंद साहब, आप समझते हैं कि पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन नहीं हो रही? नहीं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अगर हो रही है तो इस आरओ और डीआरओ पे तो नहीं हो रही है ना। वो एक अलग है सिस्टम, जिसमें वो कहीं न कहीं पे उनके कुछ इल्जामात हैं और उन इल्जामात के बदले में उन पे केसेस हैं और उनको फेस कर रहे हैं। लेकिन फॉर्म का बहाल होना और रद्द होना, उसमें तो मेरा ख्याल है कि कहीं पे यानी आपको कुछ लगता है नहीं कि हुआ। फ्री एंड फेयर तरीके से चीज़ें हुई फॉर्म हैं? जमा करवाया था, आसमा वदूद लेकिन साहिबा को उनके शामिल कर लेते हैं। आसमा साहिबा, आपको क्या लगता है कि क्या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, या फिर आपको लगता है कि जो हुआ ठीक हुआ, इसी तरीके से ये कायदे के मुताबिक हो रहा है, कानून के मुताबिक हो रहा है? इंक्रीज है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में, हो नहीं रही, वो बदस्तूर उसका मोमेंटम बढ़ता जा रहा है, इसकी जा रही है। एक ब्लेटेंट पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। और आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में मुझे तो ये हैरानी है कि ये वो ज़माना है, आ गया है अब, जहाँ पे अगर हम एक मॉडर्न सिनेरियो लेना, हम इजराइल को ले लें, वो अपनी तमाम मीडिया माइट के साथ एक प्रोपेगेंडा कैरी नहीं कर सक रहा, एक नैरेटिव नहीं बना सक रहा अपने आप को इनोसेंट साबित करने का। तो हमारे पास तो इतनी मीडिया माइट भी नहीं है। हम ऐसा रिस्क क्यों ले रहे हैं जहाँ पे हम, अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है तो उसको वी आर मेकिंग इट ओपन। उस पर अगर कोई इसको एक बहुत सिंपल 2+2=4 के फॉर्मूले में सेट करके हमें समझाना चाह रहा है ना, तो सोशल मीडिया पे जो आपका एक इंडिविजुअल जर्नलिस्ट है, जो आपका मोबाइल जर्नलिस्ट है, वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसके मुताबिक वो तमाम बातें बेमायनी रह जाती हैं। क्या लोग क्या कहते हैं इस अटेस्टेशन प्रोसेस में उठाए नहीं जा रहे? क्या वहां से दफ्तर में बुला के लोग गिरफ्तार नहीं हो रहे? ये एक बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का सिनेरियो जो हमने पाकिस्तान में इससे पहले नहीं देखा। अभी हम उस दिन एक डिस्कशन में मैं कुछ सीनियर सहाबियों के साथ थी, तो मैंने 3 इलेक्शन गिनवाई। एक हमारे साथ हमारे सीनियर थे, उन्होंने कहा 83 से हमने नहीं देखा। एक और हमारे सीनियर थे, उन्होंने कहा 71 से हमने नहीं देखा। मतलब दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, इट हैज नेवर बीन बिफोर। यानी पाकिस्तान का आपको लगता है कि माजी में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ? सदीकुल फारूक साहब, अगर ऐसे इल्जामात लग रहे हैं कि पहले ये कहा जा रहा था कि जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो ही जमा नहीं कराने दिए जा रहे, अब कहा जा रहा है कि इलेक्शन से बाहर रखा जा रहा है। आपने जिक्र किया अपनी बात में कि अदालतों से पीटीआई को रिलीफ मिल रहा है, पीटीआई कहती है कि आपको रिलीफ मिल रहा है, आपके केसेस खत्म हो रहे हैं, आवाम कंफ्यूज है, जिम्मेदार कौन है? देखिए, बड़ी फौरन मैं जवाब देता हूँ। इन्होंने प्रोपेगेंडा किया
उसमें एंकर पर्सन आ गए, ख़बरें छप गईं, सोशल मीडिया भर दिया, वो जी हमसे कागजात नामजदगी, ये देखें जी मार मार के हमारे लोगों को। वो जो तस्वीर इन्होंने चलाई, उनकी अहलिया ने कहा ये पहले एक लड़ाई हुई थी, कागजात नामजदगी से इसका ताल्लुक़ नहीं है। और फिर क्या हुआ, 2434 कागजात नामजदगी जमा हो गए, जी, यानी सबसे ज़्यादा। अगर कागजात नामजदगी छीने जा रहे थे, मारा पीटा जा रहा था जी, वो जी जी 24 सदीक साहब आप से कंटिन्यू जो भी करें। थे। तो इतने ज़्यादा कागजात नामजदगी कहाँ से जमा? तो इससे साबित हुआ कि ये सच बोलने से इन्हें बड़ी ज़बरदस्त परहेज़ है, इनका हज़म ख़राब हो जाता है अगर ये सच बोलें। इसी तरह से उससे पहले भी इन्होंने यही कुछ किया। ये कहते थे हमें जनाब रिलीफ नहीं मिल रहा, एक एक दिन में, एक एक घंटे में इनकी 15-15, 20-20 मुकदमों में ज़मानतें, आइंदा जो मुकदमे दर्ज होंगे उसकी भी ज़मानत। ये इनको ये रिलीफ तक मिला। आपको नहीं लगता सदीकुल फारूक साहब ये जो पीटीआई के हवाले से कहा जा रहा है कि उनको जो है वो विक्टिमाइज किया जा रहा है, इसका सियासी तौर पर पीएमएलएन को नुकसान हो रहा है? वो हम पे डाल रहे हैं। ये एक अजीब बदकिस्मती है। हमारे चंद दिन पहले के दोस्त हुकूमत में, वो भी हम पर, और कुछ। इसलिए मैं दो वजूहत, उसकी एक वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून के जो बड़े लीडर हैं जनाब नवाज शरीफ और फिर शहबाज शरीफ, उनकी हुकूमत की कारकर्दगी, उन्होंने जो खदमात की हैं वो पाकिस्तान के चारों सूबों के चप्पे चप्पे पर नज़र आती हैं। वो फिर वही मोटरवेज हों, सड़कें हों, सी पैक हो, वो आप ओवरहेड ब्रिजेस हों, वो मेट्रोज़ हों, वो ऑरेंज ट्रेन हो, वो लैपटॉप हों, वो जनाब स्कॉलरशिप्स हों, वो हर दौर के ना यूनिवर्सिटियाँ बहुत से हों, मंसूबे हर पार्टी कॉलेजेस हों, गिनवाती है, उस दौर के मंसूबे। आसमा साहिबा कुछ कमेंट करना चाह रही हैं? जी, आसमा अगर साहिबा इतने, क्या अगर हमारे जितना हमने जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी हुकूमतों ने बनाया, जितना काम अपने कमिटमेंट, अपने वादे पूरे किए, चाहे वो लोड शेडिंग का ख़ात्मा हो, चाहे वो दहशत गर्दी का ख़ात्मा हो, चाहे वो मईशत की तरक्की हो, चाहे वो गुर्बत को UN रिपोर्ट के मुताबिक 7% लोगों को ख़त गुर्बत से ऊपर उठाना हो, ये सारी बातें अगर किसी पार्टी की हैं तो ले आए हमारे सामने। चलें, पीपल्स पार्टी से भी जानेंगे। आसमा साहिबा कुछ कमेंट करना चाह रही हैं? जी आसमा साहिबा, दो जुमले और सुन लें। जी 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 आसमा साहिबा, दो जुमले सुनेंगे मेरे। आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रही हूँ। इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस है और इतनी बेहतरीन हिस्ट्री है एक पार्टी की, और आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि पीएम जो नून के अलावा कोई परफॉर्मेंस कार्ड किसी के पास नहीं है, तो वाई, और आप क्यों यहाँ पे लैक करते हैं कि लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, या लोग उस तरह से आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे जिस तरीके से करना चाहिए? अगर इतनी बेहतरीन कारकर्दगी है तो इस वक्त तो आपकी पेनिट्रेशन अवाम में वो कह रहे हैं कि क्यों लोग आपको चाहिए। एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे? अभी तो वैसे इंतखाबात होने, आसमा साहिबा, अभी तो इंतखाबात में पता लगेगा कि कितना भरोसा है उनको पीएमएलएन को। नहीं, जो हमारे पास आ रहे हैं उसके मुताबिक मैं पूछना चाह रही हूँ कि वाई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है स्टेटमेंट की, इतनी क्या वजह है? कोई तो वजह होगी। जी सदीक साहब कमेंट करना चाहेंगे इस पे? ये जुमला मैंने सुना, मेरे तक पहुंचा नहीं। वो कह रहे हैं कि इतने तरक्याती मंसूबे आपने अगर किए हैं तो क्यों आवाम का एतमाद आप पर नहीं है? आवाम का एतमाद ही तो है, आवाम का एतमाद था, है, इसीलिए तो RTS बिठाया गया 2018 के इलेक्शनों में। सर मुझे ये बताइए कि जल्द से क्यों नहीं हो रहे आपकी पॉलिटिकल कैंपेन क्यों नहीं स्टार्ट? क्या वजह है कि पॉलिटिकल इस तरह ना करें, मेरी गुफ्तगू में मत बात करें। जी जी आसमा साहब उनको बात मुकम्मल करने दीजिए। जी सदीकुल फारूक साहब इन्हें रोकें मुझे बात। इसीलिए जो फॉर्म 45 था, इलेक्शन कमीशन की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक 95% फॉर्म 45 पर पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत ही नहीं थे। 7 दिन इलेक्शन रिज़ल्ट रोके रखा, और जनाब अली इसके अलावा हमारे कैंडिडेट से नामिनेशन पेपर छीने गए बाकायदा। कहीं माजरात छीन रहा था, कहीं कुछ छीन रहा था। ये सारी बातें तो
सारी दुनिया ने देखा। यानी आपके गिले मौजूद है। दुनिया ने कहा कि हमने क्या मैं गयान किया। चंद साहब को शामिल करता हूँ। गयान चंद साहब, अभी बस अभी अभी अच्छा, सदीकुल हमारे फारूक से साहब हमारे ने से हमारे बड़े से मंसूबे हमेशा गिनाए बात हैं है। अपनी पार्टी आज के कि से उन्होंने आज मुल्क के अंदर बताइए क्या कैंपेन। क्या किया। आसमा साहब, मैं आपसे आपकी तरफ भी आता हूँ। मैं गयान चंद साहब से जान लूँ कि अभी सदीकुल फारूक साहब ने बड़े मंसूबे गिनाए हैं, माजी में उनकी हुकूमत ने क्या क्या डिलीवर किया है। 15 साल से सिंध में आपकी पार्टी की हुकूमत है। अवाम को क्या आप कायल करने के लिए कहेंगे? क्या क्या मंसूबे आपकी पार्टी ने लगाए हैं? क्या तरक्याती काम आपने किए हैं, आपकी पार्टी ने किए हैं 15 सालों में सिंध में, जो अवाम आपको वोट दे? देखिए, जहाँ तक सिर्फ सिंध का ताल्लुक है तो हमने हेल्थ सेक्टर में बहुत सारा काम किया है। और मैं चैलेंज से कहता हूँ कि जो हेल्थ के हवाले से फैसिलिटीज सिंध में मौजूद हैं वो और कहीं नहीं है। सिर्फ हेल्थ फैसिलिटीज मौजूद नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को दे रहे हैं। हमने एजुकेशन सेक्टर में भी सिंध जो है वो उसमें काफ़ी बेहतरी आई है और उस पर हमने काम किया है। हमने एनर्जी सेक्टर में काम किया है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल थर्स कोल से कोल निकालना और बिजली पैदा करना। हमने बाकी जहाँ जहाँ भी काम की ज़रूरत थी, जैसे अभी फ्लड्स आए तो फ्लड्स के तो जिस तरह से हमने डील किया है और लोगों के लिए घर बनाने के लिए रेजिडेंट घर, क्लाइमेट रेजिडेंट घर बनाने के लिए हमने काम किया है, शायद और किसी ने नहीं किया। साहब, अंदरून सिंध के हवाले से बहुत से एतराज़ात हैं आप पर कि शायद पूरा फोकस तो चले कराची के हवाले से भी एतराज़ात हैं ही हैं, लेकिन अंदरून सिंध के तो इतने एतराज़ात हैं कि वहाँ पर तो वो ज़रूरियात ज़िंदगी जो कि एक नॉर्मल जगह होनी चाहिए वो वहाँ पर मुयसर नहीं है। देखें, ये मैंने भी बाकी सूबे देखे हुए हैं, बाकी सूबों के देहात भी देखे हुए हैं। कोई वहाँ पे ये नहीं है कि सब फैसिलिटीज दी हुई है। हम कंपेरेटिव कर रहे हैं प्रोविंस वाइज। अगर नेशनल वाइज कहेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर नेशनल वाइज जाएंगे तो हमने क्या किया, पाकिस्तान के लिए क्या किया। हम तो एटम बम हमारी है, सीपैक हमने शुरू किया था, जिसको आगे नून लीग वाले लेकर चले। एटम बम जुल्फकार अली भुट्टो का प्रोजेक्ट था, जिसको नून लीग ने आकर धमाका किया। तो इस तरह से ये नहीं होता है कि आप 5 साल में वो मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर दो। कॉन्स्टिट्यूशन पीपल्स पार्टी का दिया हुआ है और 18th अमेंडमेंट उसमें अगर जरूरत थी और थी यकीनन उसमें हम सब लोगों ने मिलकर किया, लेकिन इनिशिएटिव पीपल्स पार्टी का था। तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स का भी आप आए तो इकोनॉमी पे जैसे नून लीग वालों ने यकीनन जो काम 8 से 13 तक हम लोगों ने किया उसको आगे लेकर चले और प्रोग्रेस हुई। तो ये अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना आ जाए और हुकूमत को बनाना और बिगाड़ना किसी अच्छा, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का जो इल्ज़ाम है, अब पहले आप दोनों जमातें पीटीआई पर लगाती थी, आजकल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो PMLN के हवाले से लगा रहे हैं। मैं आपसे इस पर जानूंगा, लेकिन आसमा वदूद साहिबा, आपको क्या लगता है इस मुल्क के अंदर हम हमेशा, हमारी जो आवाम है या लोगों से जब बात होती है तो वो कहते हैं कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, दुनिया आगे जा रही है। क्या वाकई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने माजी के अंदर इतनी तरक्की की है जितनी वो अपने मंशूर के अंदर या इंतखाबी मुहिम के अंदर गिनाते हैं? देखिए जी, हम तो एक कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन ही है। हमने जो पाकिस्तान हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से देखा था वो हमें नसीब नहीं हुआ। हमसे तो डेमोक्रेसी ने गिन गिन के बदले लिए हैं और वो प्रिडोमिनेंटली इन्हीं 2 पार्टीज ने लिए हैं। इनके जो प्रोजेक्ट्स भी मेरे बहुत रिस्पेक्टेड दोनों सर्स गिनवा रहे हैं, वो बेसिकली वो एक ईडीएम है विदरम सुल्तान बू, वो पास्ट के वो लैंडमार्क्स जो कि इनके लीडर्स ने अटेन किए, उसी के बेस पे अपना का पूरा कासर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का ये सेट करते हैं। वरना पिछले पीडीएम में जब ये दोनों पार्टीज मिलके हुकूमत में आई और जिस तरीके से वो एक सुपर डिक्लाइन हमारा वो नोज डाइव डिप शुरू हुई, उसके बारे में तो जिक्र ही नहीं है, उसके बारे में तो बात ही नहीं हो रही कि वहां पे वो क्या सिनेरियो क्रिएट किया गया था और उससे हमें कितना नुकसान हुआ। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स जिस तरीके से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पिछले 40 साल में इवॉल्व हुई है, हमने क्या गेन किया क्या लॉस किया, इसका फॉर्मूला लगा लें, ऑब्वियसली क्लियर हो जाएगा आवाम को क्या मिला। आपको लगता है आसमा साहिबा कि अब आवाम में शऊर आ गया है या जो तरीकाकार पॉलिटिकल होती है जब इनकी एंट्री सिक्योर हो?
जैसे ही साहिबा, इनकी आवाज आ रही है? इंटरेस्ट थ्रेटन हो जाते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पाकिस्तान का फ्यूचर, एवरीथिंग बिकम्स नेगोशिएबल एंड कॉम्प्रोमाइजेबल। तो ये कहना कि अवाम को क्या मिला, अवाम को इस पूरी सिचुएशन में सिवाय परेशानियों के, दुख के, स्ट्रेस के और कुछ भी नहीं मिला। तो ठीक है। रिपोर्ट कार्ड ये हमें अपना दिखाते हैं ना, किसके बेस में इन्हें वोट दिया जाए, वो उस रिपोर्ट कार्ड पे रिपीटेडली वोट ये ले चुके हैं। और उसके बाद परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी का जो इन्होंने डिलीवर करना था, उसमें दे हैव नॉट बीन सक्सेसफुल। अच्छा सदीकुल फारूक साहब, ये बात हो रही है मंशूर के हवाले से, थोड़ी आसमा साहिबा कर रही हैं, तो पीएमएलएन अपना मंशूर अभी तक नहीं है इलेक्शन के हवाले से उन्होंने वाज़ेह तौर पर दिया। पीपल्स पार्टी ने तो बता दिया उनके अपने नकाद के आने वाले इंतखाबात में किस बुनियाद पर वो वोट लेंगे। पीएमएलएन कब तक फाइनल कर देगी मंशूर, और क्या मंशूर होगा, क्या तवक्को करें? हमारा मंशूर बहुत जल्द सामने आ जाएगा। हमारी पार्टी ने कुछ और आम अपने मेंबरों से भी तजावीज़ मांग ली हैं, लेकिन हम वो पार्टी हैं अल्लाह के फजल करम से जिन्होंने अपने मंशूर, मैं अभी आपको चंद निकात बता दूंगा 2013 के अपने इंतखाबी मंशूर के, चूँकि मैं उस मंशूर कमेटी का मेंबर सेक्रेटरी था और मैंने वो मंशूर बहुत मेहनत उस पर की थी। मैं बताता हूँ आपको हमारा मंशूर क्या था, और अब जो मंशूर आएगा वो ये होगा कि मईशत बहाल, पाकिस्तान खुशहाल, ये बुनियादी नारा है। अब आप आ जाइए इस बात पर कि हमने जो 2013 में, चूँकि लोड शेडिंग 20 घंटे तक पहुंच गई थी, उससे सनती ज़िंदगी तबाह, तजारती ज़िंदगी तबाह, घरेलू ज़िंदगी भी ख़राब। तो ये वादा हमने किया था कि हम 4 साल के अंदर लोड शेडिंग ख़त्म करेंगे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना वादा पूरा किया। बल्कि इमरान खान तो ये कहते थे कि जी मुस्लिम लीग नून ने सरप्लस बिजली बना दी है। दूसरा, हमने दहशतगर्दी का ख़ात्मा किया। तीसरा, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 6.25% तक रखा। डॉलर की कीमत देख लें आप कहाँ थी, 100 रुपये। और ये सारी चीज़ें, ये जो हमारी कमिटमेंट थी, यूनिवर्सिटियाँ हमने बनाई, तलबा को हमने अब सदीकुल फारूक साहब क्या मंशूर है? अब डॉलर कितने को होगा आपकी हुकूमत अगर आ जाती है तो? अब देखिए, अब मैं 2 बातें होंगी हमारी। एक तो है खर्च करना और एक है आमदनी बढ़ाना। आमदनी बढ़ाने के बग़ैर खर्च करने का मतलब ये है कि घर में जो पैसे पड़े हों वो खर्च करके फिर आप कंगाल हो जाएं, जैसे बहुत सी पार्टियां करती हैं। जैसे इमरान खान ने कहा था 50 लाख मकान, वो 4 शहरों के मकान बनते हैं 50 लाख बड़े शहरों के। क्या किया? 10 मकान नहीं बनाए। इमरान खान ने कहा था 1 करोड़ नौकरियां, कुछ ना हुआ। इमरान खान ने पहली दफ़ा कहा बिलियन ट्री सुनामी, 5 करोड़ दरख्त भी न लगे। फिर वो पूरी 1 बिलियन। साहब, आप कंपैरिजन क्यों करते हैं अपनी जमात का पीटीआई के साथ? आप ये नहीं कहते कि अब ये हालात हैं हम ये कर देंगे? कंपैरिजन क्या ज़रूरी है? इसलिए मैं उस पर आता हूँ। कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ कि एक पार्टी ने अवाम को धोखा दिया, झूठ बोला, 100 दिन में हम ये करेंगे, हम सारे बड़े मगरमच्छ 100 दिन में पकड़ लेंगे। एहतसाब का निज़ाम बनाया, 1 अरब रुपया लगाया। जब उसने वज़ीरों पर हाथ डालने की चेयरमैन ने कोशिश की, सारा एहतसाब का निज़ाम उठा के फेंक दिया। ये मैं चाह रहा हूँ कि ये पता चले आपके इतने बड़े चैनल से कि वो बंदा जो ये कहता था मैं ये कर दूँगा, मैं पाकिस्तान में ये कर दूँगा, 350 डैम बना दूँगा, क्या किया उसने? ये बताना है। और हमने क्या किया, मैंने आपको बताया। ठीक है कि हमने काम किए, अब भी हम काम करेंगे। ओके, ठीक है। अभी इलेक्शन करीब आते हुए सदीक साहब, इलेक्शन करीब आते हुए ऐसा होता है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे इंतखाबात के हम करीब जाएंगे वैसे वैसे जो इंतखाबी प्रोसेस है वो बेहतर हो जाएगा। लेकिन सियासी जमातें इलेक्शन करीब आते आते मजीद विक्टिम कार्ड तेजी से खेलना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों है पाकिस्तानी सियासत के अंदर? इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। गयानचंद साहब, आप क्या समझते हैं? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आप पीएमएलएन पर वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं
जो किसी ज़माने में PMLN PTI पर लगाती थी। बिलावल साहब कह रहे हैं कि कंधों पर चढ़ के आ रहे हैं किसी के और उनको एक ओपन ग्राउंड दिया जा रहा है, ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हो रही है। क्यों लगता है ऐसा बिलावल साहब को? देखें, वो तो नज़र आ रहा है ना कि मियाँ साहब किस तरह से आए हैं और उनको किस तरह से रिलीफ दिया गया। हाँ, ये बात ठीक है कि PTI वालों ने विक्टिमाइजेशन किया, लेकिन विक्टिमाइजेशन को अभी उनके लीगल मामलात को उस ड्यू प्रोसेस के बगैर भी नज़र आ रहा है कि रिलीफ दिया जा रहा है। तो बिलावल साहब उस सेंस में बात कर रहे हैं। उनके अपने चहीदे जो हैं उनको कैबिनेट्स में लगाया गया, जिसको बाद में इलेक्शन कमीशन ने भी महसूस करते हुए हटाने की बात की और वो हट चुके हैं। तो इसलिए ये बात हो रही है। बाकी जहाँ तक PTI का ताल्लुक है, तो PTI ने शायद हम PML नून और पीपल्स पार्टी ने ये 8 से 18 तक इतनी प्रोग्रेस नहीं की जितनी इन्होंने तबाही मचाई है। अब आज के हालात की जो तबाही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो PTI की तरफ जाती है ना। तो उस पे मैं समझता ज्ञान हूं साहब, कि आप PTI क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी और PMLN का अगर हम जो है दोनों को बराबर रखें, तो पीपल्स पार्टी को कौन सा ग्राउंड नहीं मिल रहा जो PMLN को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये लगता है कि उनको सेलेक्ट किया जा रहा है, इलेक्ट नहीं किया जा रहा? देखिए, जब ये निगरान हुकूमत आ चुकी, सिंध की पूरी डेवलपमेंट बंद कर दी गई और वो आज तक शुरू नहीं हो सकी है। सिंध में कहीं पे भी हमारी वो निगरान हुकूमत है, वो इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। वहाँ दो हमने उनको इलेक्ट किया, लेकिन आपको PTI को भी कंप्लेंट्स सिंध से बहुत कम होंगी, बाकी पार्टियों को नून लीग या किसी को भी कोई कंप्लेंट नहीं होगी। लेकिन वहाँ पे तो कुछ सूरत अलग सी है ना, इसलिए हम लोग कह रहे थे। जहां तक ये है कि बाकी अगर कंपेयरिंग करेंगे तो 13 की इलेक्शंस में हमें तो कैंपेनिंग नहीं करने दी जा रही थी। 18 की इलेक्शन की तो बात ही कुछ अलग थी, उसमें क्या क्या नहीं हुआ। अब उसकी कंपेरेटिवली ठीक है, लेकिन हम जो बार बार डिमांड करते हैं वो इसलिए नहीं करते हैं कि हमें फैसिलिटेट करो, हम कहते हैं कि सब लोगों को वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, किसी को ये कंप्लेन नहीं रहे। तो ठीक है, उसमें क्वेश्चन उठ रहे। ठीक है। आसमा साहिबा, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान का एक रिवायती तर्ज सियासत है, अब आपको लगता है कि अवाम इतनी बाशऊर हो गई है कि अब वो जो रिवायती बयानिया या दूसरी जानिब मंशूर की बात की जाए तो उससे नहीं बल्कि अमली तौर पर अब वो देखना चाहती है कि किसी ने डिलीवर किया है तो फिर हम उसको देंगे? ये शऊर आ गया अवाम में? बिल्कुल ये शऊर आ गया है। आपकी पूरी डायनामिक्स तब्दील हो गई है। आपके इलेक्टेबल्स जो कि पहले एक हॉट कमोडिटी होते थे इलेक्शन से पहले, अब इधर उधर दर बदर फिर रहे। दे लुकिंग फॉर कि कहाँ पे खुद को एडजस्ट किया जाए, मगर एडजस्ट हो नहीं पा रहे क्योंकि आपकी जो इलेक्शन डायनामिक्स है ना वो तब्दील हो गई है। आपका वोटर इस वक्त जो वाहिद चीज जिससे आपकी मेजॉरिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज डरी हुई है, खौफजदा है, वो आपका वोटर है। आपका वोटर जो मोबिलाइज होने के लिए रेडी बैठा हुआ है, वो सिर्फ ये कर रहा है कि हम आप वोट का इलेक्शन की तारीख दें और हमें बताएं कि हमारा इस दिन जाके वोट दे दो। वोटर मोबिलाइज है आपका। जो जिस PTI के बारे में हम इतनी यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं और हमारे पास PTI का रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है ताकि वो खुद को डिफेंड कर सके, लेकिन जो आपका एक मेजॉरिटी पार्टी जिसके पास आवाम की एक कंसिडरेबल चंक ऑफ वोटर अवेलेबल है, उसका वोटर एजुकेटेड है। आप उसके एक जाहिल जो स्कूल कभी गए नहीं होंगे उनसे भी अगर आप पॉलिटिकल डिस्कशन करेंगे तो उन्हें अपने एक ओरिएंटेशन का, अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का, आपको लगता है कि फोकस अगर जिस तरह PTI कह रही है विक्टिमाइजेशन का, अगर आपको लगता है कि PTI उस तरह फाल किरदार इलेक्शन में या उस तरह के रहनुमा में नजर ना आए कि वो भी कंटेस्ट कर रहे हुए इलेक्शन, तो फिर टर्न आउट पर फर्क पड़ेगा? देखिए जी, यही डायनामिक्स जो चेंज हुआ है इस वक्त, सबसे बड़ी जो गलती एक हो गई है ना, फंडामेंटल मिस्टेक ये हो गई है कि जो नॉन फेसेस थे उन्हें आपने साइडलाइन कर दिया। फर्स्ट ईयर लीडर जेल में है, सेकंड ईयर लीडर अंडरग्राउंड है, केसेस में वांटेड है, थर्ड ईयर लीडर या तो कन्विंस हो गई या फिर वो खौफजदा हो गई। अब जो उनके पास कैंडिडेट्स हैं वो उनके बेसिकली डेडिकेटेड फॉलोअर्स हैं।
जिनको बेसिकली ना बाय किया जा सकता है, ना उन्हें डराया जा सकता है, ना उन्हें मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्योंकि ना वो कभी गवर्नमेंट में रहे, ना कभी पावर में रहे, ना कभी वो एलिट्स के दरमियान में रहे, ना वो कभी इवन उस पोस्ट विसिनिटी भी नहीं रहे जहाँ पे टियर 1, टियर 2, टियर 3 लीडरशिप थी। तो अब बेसिकली डायनामिक्स ये तब्दील है कि एक आम वर्कर को वो स्पेस मिल रही है कि गो एंड परफॉर्म, और आपका वोटर तैयार है वोट देने के लिए। अगर इस वक्त सिचुएशन बिल्कुल ऐसी रहती है ना कि जिस तरीके से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, जिस तरह से सप्रेस किया जा रहा है, जिस तरह वोटर को हश अवे करने की कोशिश की जा रही है कि बड़ा खतरनाक एंडेवर है, इसमें ना पड़ना, उतने ही जोर से रिबाउंड होगा इसका इफेक्ट। अच्छा सदीक फारूक साहब, बड़ा टर्नओवर हम एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है सदीक फारूक साहब, आप क्या समझते हैं? अब आपकी भी हुकूमत रही, पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत रही, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का भी अब एक हुकूमत का दौर गुजर चुका है, क्या वजह है जब हम इलेक्शन के करीब जा रहे होते हैं तो वो इदारे जिनको हम कहते हैं कि वो खुद मुख्तार हैं, इंडिपेंडेंट इदारे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवालात उठते हैं? क्यों किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने एक ऐसा सिस्टम मुतारिफ नहीं कराया, और अगर कोई कराना चाहती थी तो क्यों नहीं हो सका ये कि क्रेडिबिलिटी पर सवालात ना उठें जब इलेक्शन के करीब हम जा रहे हों या जब इलेक्शन हो जाए? बिल्कुल ईमानदारी से बात करूंगा, और कोई बात भी मैं अपने दिल और दिमाग में जो ना आए मैं नहीं करता, कि इसमें मैं बाजवा साहब की वो स्टेटमेंट आपके सामने रखूंगा कि 70 साल एस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत करती रही। अब तो वो कह रहे हैं ना वो सियासत में नहीं है। नहीं, मतलब है ये, वो अभी वो चीज़ें बाकी हैं और वो इल्ज़ामात लग रहे हैं। बाकी अब कुछ लोगों को ये चस्का पड़ गया उस तरह की बातें करने का। मिसाल के तौर पे कितना पढ़ा लिखा नौजवान है बिलावल जरदारी साहब, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं। वो नवाज़ शरीफ साहब अंकल, शहबाज शरीफ साहब अंकल, नवाज़ शरीफ को लंदन मिलने जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ें करते नहीं थकते। इधर जनाब हुकूमत ख़त्म होती है, उधर आंखें उठा के माथे पे रख लेते हैं और वो बातें करनी शुरू कर देते हैं जिनका हम जवाब देना मुनासिब ही नहीं समझते। यानी ये कोई बात आप कर रहे हैं, जो बातें आप करते हैं, क्या पीपल्स पार्टी के लोगों को इस अरसे में जेल में डाला गया है? क्या किसी सूबे में जाने पे या ज़िले में जाने पे उन पर पाबंदी लगी है? क्या उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं? क्या उनके ख़िलाफ़ कोई हेरोइन के मुकदमे बन गए हैं कि वो कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? लेकिन बस लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, जो वो मुस्लिम लीग नून को जो है वो दिया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून को क्या दिया जा रहा है? मतलब है मुस्लिम लीग नून को वो चीज़ें जो आपको जो है नहीं मिल रही, वो कहते हैं अदालती रिलीफ दिया जा रहा है आपको। ऐसी बात यार, अदालती रिलीफ पे मुझे एक क्या रिलीफ दिया यार? सुने इलेक्शन हुए तो नवाज शरीफ साहब जेल में, शहबाज शरीफ साहब जेल में, मरियम नवाज जेल में, हमजा शहबाज जेल में। उसके बाद अब जो है वो नवाज शरीफ साहब भी जनाब जेलों में रहे। फिर उनको मरकज़ी काबीना से मंजूरी लेके इमरान खान ने अपनी शौकत खानम का डायरेक्टर भेज के उनके वज़ीर सेहत रोज़ाना बुलेटिन जारी करने के बाद, और शमसी मरहूम जो अपना खून की बीमारियों के पाकिस्तान के सबसे बड़े माहिर थे, उनको भी बुलाया। उसके बाद उन्हें बाहर भेजा और वो आए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहा जाए, क्या हुआ कि एक दिन वो जेल जाके अगर रिलीफ मिल जाता तो कोई कुछ ना कहता। उन्हें चूँकि वो पाकिस्तान आ रहे थे, पाकिस्तान से जा नहीं रहे थे, इस बुनियाद पर अदलिया ने उन्हें रिलीफ दे दिया। ये बड़ा बड़ा रिलीफ हो गया, 24 घंटे का रिलीफ हो गया जी। ये बात कोई नहीं है। अच्छा, अब मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि क्या बिलावल भुट्टो साहब से पूछें कि कौन सी ऐसी बात आपको रिलीफ नहीं मिला? ठीक है, मैं गयान चंद साहब की तरफ जा रहा हूँ। एक सवाल भी है उनके लिए। गयान चंद साहब, जब पीडीएम की हुकूमत थी तो बिलावल साहब कहते थे कि कराची को भी शहबाज स्पीड की ज़रूरत है और शहबाज शरीफ साहब की बड़ी तारीफ़ें करते थे। अब यकायक क्या हुआ? ये सिर्फ सियासी बयानिए की हद तक इख्तलाफ कर रहे हैं या वाकई कोई इख्तलाफ मौजूद है? देखो, वो शहबाज शरीफ ने वो कराची आकर रुक गए, वहीं पे वो स्पीड पकड़ी नहीं। हम तो चाह रहे थे कि वो पकड़ें, लेकिन वो वहीं पे रुक गए। जहाँ तक
आप बिलावल साहब की बात करते हैं कि बिलावल साहब ऐसे क्यों बात करते हैं। किसी और कैदी को ये कभी सहूलत मिली है कि वो जेल से मेडिकल ग्राउंड्स पे बाहर चला जाए और 4 साल तक इलाज करवाता रहे। जब 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 नजर आए थे भाई इलेक्शन भी होंगे, और इनके अपने लीडरान के बयानात हैं कि हमको जब जीरो रिस्क होगा तब मियाँ साहब आएंगे, और वो आए। और जो उनको एयरपोर्ट पे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे फैसिलिटी मिली, क्या वो कम थी? ये लोगों को दिखाना था कि भाई अब वो है ना, वो बड़े हमारे साथ है। तो ये चीजें तो देखे ना, सब बात करते हैं। हम पीएमएलएन पे कम तनकीद करते हैं क्योंकि इस मुल्क में वो एक दूसरे के पॉलिटिकल झगड़ों की गुंजाइश नहीं है। नहीं तो पीएमएलएन वाले तो माशाल्लाह जनरल जिया से आज तक जो है वो गवर्नमेंट का हिस्सा रहे, ये मुशर्रफ वाले दौर को छोड़कर। अच्छा, फिर सुने। और फिर अच्छा, एक चीज ज्ञानचंद साहब, ये आपने बात की, बाकी ये बताइएगा, क्योंकि आज शहबाज शरीफ साहब भी कराची के अंदर मौजूद थे, वो आपकी पार्टी के खिलाफ सियासी इत्तेहाद बना रहे हैं, तो आपकी पार्टी के हवाले से खबरें हैं कि एएनपी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दीगर के साथ भी इत्तेहाद हो सकता है, तो क्या पीपल्स पार्टी देख रही है किसी इत्तेहाद की तरफ? लेकिन पीपल्स पार्टी का ये है कि हम किसी से हर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जिस किस्म का इत्तेहाद ये करने जा रहे हैं वो इत्तेहाद हमारा नहीं होगा। आप देखेंगे कि प्रोसेस में सिंध में भी ये जो पीपल्स पार्टी मुखालिफ पार्टियां हैं उनको ये यकजा करने की कोशिश करेंगे, जो हो नहीं पाएंगी। हर एक के अपने अपने इश्यूज हैं उसमें। बाकी हमारे जो अपोनेंट है, हम अगर हो भी जाएं तो हमें और सीट एडजस्टमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है किसी भी पार्टी के साथ, पीटीआई को शामिल करते हुए भी? देखिए, वो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज किसी का वोट कहीं से लेना है तो यकीनन हम उसको उस सीट को कंफर्म करने के लिए अगर कहीं से हमें फेवर मिलता है, हम किसी को फेवर दे सकते हैं, तो उसमें तो यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरवाजे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए खुले हैं, सीट एडजस्टमेंट हो या इत्तेहाद हो, इस पर मुशावरत हो सकती है। वो तो हम पहले से दरवाजे खुले हुए हैं। जब इमरान खान पूरे अपने उरूज पे था और उसको कुछ नजर नहीं आ रहा था, तो भी पीपल्स पार्टी ने कहा था ना कि आओ बैठो बात करें। नून लीग ने भी कहा था, लेकिन उसकी आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, वो उसको कुछ दिखाई नहीं देता था। वो उसको अब दिखाई देना थोड़ा बहुत शुरू हुआ है। अच्छा, सदीकुल फारूक साहब कोई कमेंट करना चाह रहे थे, आप बताइएगा, फिर मैं आसमा साहब की जानिब जाता हूँ। जी, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ख़ुद मानते हैं ज्ञानचंद साहब कि मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप सारी विक्टिमाइज हुई पीटीआई के हाथों, उनसे इंतकाम लिया गया, और ज़ाहिर है फिर जेलों में जो बंद हुआ ये इंतकाम था, ये कुछ ठीक मुकदमे तो थे नहीं। अब 4 साल के 5 साल के बाद अगर रिलीफ मिला है, गलत मुकदमे ख़त्म हुए हैं यार, कोई ठीक मुकदमे नहीं ख़त्म हुए, गलत मुकदमे ख़त्म हुए हैं। इंतकाम का जो काम वो कर रहे थे वो ख़त्म हुआ है, उस पर कहते हैं कि रिलीफ मिला, तो ये रिलीफ ना मिले। यानी आप ये नहीं चाहते कि इंतकाम जो लिया गया है वो ख़त्म हो, या तो ये कहें। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं इंतकाम नहीं होना चाहिए, तो फिर हमें वो इंतकाम ख़त्म हुआ। अच्छा, ये सदीकुल फारूक साहब, क्योंकि बर्दाश्त की, अब ये वही अदालतें हैं जो एक कमेंट, ये वही अदालतें हैं जो पीटीआई के हवाले से पेशावर हाईकोर्ट फैसला देती है कि उनको बल्ले का निशान वापस दे, तो आप की पार्टी के लोग उन पर तनकीद करते हैं, आपके हक में फैसला दें तो ये अदालतें बहुत अच्छी होती हैं। यही तो कन्फ्यूजन है आवाम के लिए। आसमा वदूद साहिबा, ये फरमाइएगा, आपको क्या लगता है कि मैं इसका जवाब दूं? पहले मैं आसमा साहिबा से जान लेता हूं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। आसमा साहिबा, ये फरमाइएगा, आपको क्या लगता है कि इस वक्त एक है अवामी मसाइल जो कि बुनियादी मसाइल हैं, जो आम लोगों के मसाइल हैं, एक है पार्टी के बयानिए। अब जिस तरह सदीकुल फारूक साहब भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान के ये मसाइल थे, लेकिन उनके जो कायदीन हैं उनकी तकरीरों में सवाए पीटीआई के हमें कुछ दिखाई नहीं देता, तो क्या ये तर्जुमानी कर पाएंगे इस तरह ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अवाम की? देखिए जी, उनकी पीडीएम की जॉइंट हुकूमत थी ना, जिसमें पीपल पार्टी और नून लीग ने अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, सेपरेट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को बिल्कुल ही सेट असाइड करके सिर्फ एक गवर्नमेंट में आने के लिए अपनी पूरी लेगेसी को कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। उस गवर्नमेंट का भी फोकस पीटीआई और इमरान खान था।
इकोनॉमी कहाँ जा रही है, क्या क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है, हम कैसे कहाँ खुद को ग्लोबली पोजीशन कर रहे हैं, हमारी मिडिल क्लास के साथ क्या हो रहा है, आपकी पूरा जो सिनेरियो है, आपकी इकोनॉमी किस तरह क्रमल कर रही है, किसी चीज में हमने फोकस नहीं किया। हमारा एक ही फोकस था, एक ही हमारा एक वो हम एक इमरान खान फोबिया में जकड़ी हुई है ये दोनों पार्टियां, और पीटीआई फोबिया में जकड़ी हुई है ये दोनों पार्टियां, और उससे नहीं निकल सकती। और वो इस वजह से कि एक स्टेटस को जिसके बारे में हम क्या कहते हैं 30 साल जो हमारी डेमोक्रेसी की एज है, उसमें से अगर आप ये 3 साल खान साहब के निकाल दीजिए तो इन्हीं तो पार्टीज ने रूल किया है, इन्हीं पार्टी से आपस में शफल किया है। अभी आसमा साहब, मुस्तकबिल के हवाले से आपको क्या लग रहा है? पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपील दायर कर दी गई है बल्ले के निशान के हवाले से, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले इंतखाबात में बैलेट पेपर पर बल्ला होगा? अव्वल तो आप मुझे कोई समझाए, मैं तो इसी एक कंफ्यूजन में हूँ कि एक अक्यूज्ड और ग्रीव्ड, इन दोनों के दरमियान में ये चीज सेटल होती है। अदालत कैसे अक्यूज्ड की या ग्रीव्ड की साइड ले सकती है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इलेक्शन कमीशन किस तरीके से इसके खिलाफ अपील कर सकती है। उनका एक फैसला था अक्यूज्ड और ग्रीव्ड के दरमियान में, उसको हाई कोर्ट ने फिलहाल ऑन होल्ड रख दिया, अभी उस पर मुकम्मल कार्रवाई नहीं। तो एक अदालत, एक बेसिकली इलेक्शन कमीशन एक अदालत की तरह बिहेव करता है ना, वो कैसे किसी के अक्यूज्ड की या ग्रीव्ड के बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट जा सकती है? मुझे ये फॉर्मूला नहीं समझ आ रहा। ठीक है, और अगर ये हो रहा है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि इलेक्शन इंडिपेंडेंट होगा, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा? मेरी रूह ही मारी गई, क्योंकि आपने यहाँ पे आपने एक्यूज्ड या ग्रीव्ड के दरमियान में किसी का साइड ले लिया। सदीकुल फारूक साहब, आपको क्या लगता है, बल्ले का निशान होना चाहिए इंतखाबात में? मैं अर्ज करता हूँ पहली बात यह है कि हर काम आइन, कानून, उसूल के मुताबिक होना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने जिस वक्त अपना फ़ैसला सुनाया, उस वक्त उन्होंने उनसे पूछा, तो जो पिटीशनर था उन्होंने कहा किधर है फ़ैसला इलेक्शन कमीशन का? उन्होंने कहा जी मेरे पास नहीं है। उन्होंने कहा मैंने भी नहीं पढ़ा हुआ। जब आपने इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला नहीं पढ़ा हुआ तो आपको क्या मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ने किस बुनियाद पर अपना फ़ैसला दिया है? तो कम से कम इतना तो करते कि आप आज की बजाय तो वो कहते जी इलेक्शन, यार आप लोग जो है मुदाखलत करते हो, बात नहीं आते हो। तो आप सदीक साहब ये फरमाइएगा आपकी क्या ख्वाहिश है, बल्ले का निशान होना चाहिए बैलेट पेपर पर या नहीं होना चाहिए? कायदे कानून के मुताबिक ही सारे काम होने चाहिए। ठीक है, गयान खान साहब, आपको क्या लगता है, पीपल्स पार्टी को क्या लगता है, बल्ले का निशान होना चाहिए बैलेट पेपर पर? देखिए मेरा क्या है, बल्ले का निशान हो, बिल्ले का हो, ना हो, हमें क्या। हाँ, एक पार्टी अगर रजिस्टर्ड है और वो एज पर लॉ है तो उसको होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको खुद जो है, बाकी जुडिशरी बैठी हुई है, बाकी इलेक्शन कमीशन है, वो खुद ही आउट कर देंगे। वो तो चलता रहेगा। ये पॉलिटिकल प्रोसेस है। इस पॉलिटिकल प्रोसेस में अगर कल एक लाडला था, आज दूसरा लाडला हो जाएगा तो ये हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए इलेक्शन कमीशन को, हमारे सब इदारों को एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस को आगे ले जाना चाहिए। हाँ, नून लीग को रिलीफ मिला, हम खुश हैं, लेकिन सहूलियात मिली वो बाकी जो लोगों को नहीं मिली। बात सिर्फ इतनी है, सब लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड इसको कहते हैं कि सब लोगों के लिए कानून बराबर हो, सब लोगों को मौके बराबर हो। किसी के साथ कोई... आपकी पार्टी जलसे कर रही है, आपकी पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं, आपकी पार्टी के लोगों के कागजात मंजूर हो रहे हैं, और किस किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए पीपल्स पार्टी? नहीं तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि हमारे नहीं हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये स्पेशल फेवर्स मिले जिस पे क्वेश्चंस हुए। अदरवाइज अगर ये कंप्लेंट्स ना होती तो ये बात ही ना होती। मैं जो पीपल्स पार्टी चाहती है, वो चाहती है कि इलेक्शन कमीशन एक ऐसा मजबूत इदारा बने
कि उस पर कोई उंगली ना उठाए। हमारे इलेक्शंस कल जब हो जाएं तब किसी को कंप्लेन ना हो तो कि हमारे साथ ये ज्यादतियां हुई। हम भी एज अ पॉलिटिकल पार्टीज नून लीग और हमने तो एक दूसरे को बर्दाश्त करना शुरू किया। ठीक है, इमरान ठीक है, खान अगर वक्त खत्म हो रहा है। मैं आसमा साहिबा की जानिब जाता हूँ। आसमा साहिबा, इक़्तिदार में बैठे हुए अगर बात कर लेता तो मेरा ख्याल है उनके लिए ये मुश्किलात नहीं आते। वो तो चला था GHQ को पे कब्जा करने। ठीक है, तो फिर आसमा साहिबा वक्त खत्म हो रहा है। मैं बिल्कुल ये तमाम तर इल्ज़ामात जो है वो पहले भी लगते रहे हैं। ये बताइएगा आसमा साहिबा कि 2024 के इंतखाबात अब करीब हैं, तमाम तर मामलात जो है वो हतमी सतह पर पहुंच चुके हैं। अब इनकी जो शफाफियत है, क्या ये इस बार भी एक सवालिया निशान रहेगी? देखिए जी, शफाफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना जरूरी है। इलेक्शन होना जरूरी नहीं है, इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, एक आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। पाकिस्तान को डेस्परेटली जरूरत है इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की। हमारे इर्द गिर्द माहौल बहुत मुख्तलिफ तरीके से चेंज हो रहा है। आपकी गजा की वॉर अपनी बॉर्डर्स फाड़ के बाहर निकल रही है। इंडिया तक तो इसके इम्पैक्ट आने लगे हैं और हमारा एक साइड पे इंडिया है और दूसरे पे ईरान। हमें लोगों को इस वक्त एक एक कदम फूंक के रखना है और सबसे ज्यादा जरूरी इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। ऐसी गवर्नमेंट है जो अपनी आवाम को साथ लेके चल सके। ठीक है, हमें यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। सदीकुल फारूक साहब, आप कोई कमेंट करना चाह रहे थे? 10 सेकंड में कमेंट कर दीजिएगा। एक तो ये है कि जिस तरह की आज़ाद इलेक्शन PTI ने डस्का में कराए थे ना, उनसे खुदा बचाए। दूसरा ये है कि पीपल्स पार्टी के दोस्त जो कह रहे हैं कोई एक सर्वे इंडिपेंडेंट उसने पीपल्स पार्टी को पहले या दूसरे नंबर की पार्टी करार दिया हो तो उन सर्वेस को जब वो PTI के हक में आते हैं तो सदीकुल फारूक साहब आप नहीं मानते। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।